वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं जिसमें आपका करंट अफेयर का पोर्शन आता है, चाहे यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, क्लर्क, आपका सीएचएसएल, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी टीचिंग एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपका करंट अफेयर का पोर्शन उसमें आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट अप्रैल 2020 की करंट अफेयर्स। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको जो भी आंसर आपका करेक्ट लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए चलें, ताकि आपको पता रहे कि आपके कितने आंसर जो है वो करेक्ट रहे हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। और आप हमें सजेशन दे सकते हैं, आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं, आप टॉपिक वाइज वीडियो चाहते हैं या आप एमसीक्यू के तरीके से वीडियो चाहते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट स्कीम या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें आप चाहते हैं कि हम कवर करें, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप ये भी कमेंट कर सकते हैं आप किस स्टेट से हैं, आपका नाम क्या है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारे चैनल पे किस स्टेट से ज्यादा लोग हैं। उसी स्टेट के अकॉर्डिंग हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो और उस स्टेट के आर्ट एंड कल्चर, उस स्टेट का हिस्ट्री हम आपके लिए बना सके, ताकि आपको उस स्टेट के एग्जाम में और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, आपको एक ही चैनल पर सारा जो है टॉपिक्स वो कवर हो जाए। तो आप हमें बता सकते हैं हम आपके लिए डेली लेके आए, वीकली या मंथली करंट अफेयर्स किस तरीके से आप चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरीके की वीडियो आपसे मिस ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड 19 रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता को पूरा करने हेतु भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम द्वारा विकसित मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड को खरीदने का निर्णय लिया है? तो वो कौन सी राज्य सरकार थी जिसने कि कोविड 19 रोगियों को ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम द्वारा विकसित थी एक मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड, उसको खरीदा, उसको खरीदने का निर्णय लिया? तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ऑप्शन ए है बिहार, बी झारखंड, सी आंध्र प्रदेश, डी पंजाब। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए चलें। तो बताइए कौन सा आंसर आपको लगता है कि इसमें से करेक्ट होगा। तो आंसर जो करेक्ट है वो है आपका सी, आंध्र प्रदेश। तो पोर्टेबल मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड है इस उपकरण का नाम, अगर आपसे पूछा जाए तो पोर्टेबल मैनिफीड मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड है। नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम द्वारा विकसित है। ये 6वे हेडर और सिंगल सिलेंडर का उपयोग करके इसको डिजाइन किया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि सिंगल सिलेंडर और 6वे हेडर कि 6 मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एक ही सिलेंडर का उपयोग किया जा सकता है, 6वे हेडर सिंगल सिलेंडर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अत्याधुनिक मास्क, सैनिटाइजर से लेकर बायो सूट तैयार किया है? तो कौन सी संस्था है जिसने मास्क तो तैयार किए ही, सैनिटाइजर भी तैयार किए, उसके साथ उन्होंने बायो सूट भी तैयार किए? ए डीआरडीओ, सीआरपीएफ, इसरो या फिर संयुक्त राष्ट्र? आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो बताइए कौन सा आंसर इसमें रहेगा? आंसर ए डीआरडीओ, डीआरडीओ। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। डीआरडीओ ने जो 4 उत्पाद तैयार किए हैं उसमें हैंड सैनिटाइजर, क्रिटिकल केयर वेंटिलेटर, मास्क N99 और बॉडी सूट है। तो कोरोना संक्रमितों के इलाज में जुटे डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के लिए डीआरडीओ ने खास बायो सूट तैयार किया है। यह सूट स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों को संक्रमण से बचाने के लिए है और अधिकारियों के मुताबिक बायोसूट निजी सुरक्षा उपकरण यानी कि पीपीई के नाम से जिसे आप जानते हैं, जिसे डॉक्टर पहन के कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करते हैं, के तौर पर काम करेगा। तो ये पीपीई की तरह ही काम करेगा ये बायोसूट जो डीआरडीओ ने तैयार किया है। देश में बढ़ती जरूरत को देखते हुए रोज करीब 15,000 सूट बनाने की तैयारी भी चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार महिलाओं के जनधन खाते में 3 महीने तक हर महीने कितने राशि जो है अदा की जाएगी, कितने राशि की मदद की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से कि जो महिलाओं का जो जनधन खाता है उसको लेकर। अगर आपको जनधन खाता नहीं पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो 3 महीने तक हर महीने कितने राशि मिलेगी? 1000, 1500, 750, 500। आंसर क्या है आपका? डी है 500। आई होप इसका सबको पता होगा। इसके लिए हमने वीडियो भी डाली थी कि दूसरी किस्त भी चालू हो गई है मई की, वो भी आ चुके हैं आपके।
देश भर में लॉकडाउन की घोषणा के बाद सरकार गरीब महिलाओं की जनधन खाते में हर महीने 500 रुपए डालेगी। सरकार की तरफ से यह मदद की रकम 3 महीने तक दी जाएगी। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जीरो बैलेंस पर बचत खाता खोले गए थे और इन खातों में यही राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दी जाएगी। कौन सी योजना के तहत दी जाएगी? अगर आपसे पूछा जाए कि जो 500 रुपए जनधन खाते में डाले जा रहे हैं वो कौन सी योजना है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। किस राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण हाल ही में लागू किए गए 21 दिन के लॉकडाउन का कठोरता से अनुपालन के चलते पुराने मैसूर क्षेत्र में कावेरी और अन्य नदियों के प्रदूषण में गिरावट आई? तो ये सब आपको पता ही होगा कि कोविड-19 के चलते हुए जो ये महामारी तो है, लेकिन नेचर के लिए ये अपना एक हीलिंग टाइम है। या आप देख पा रहे हो कि पोल्यूशन कम हो गया है, नदियों का जल जो है वो क्लियर हो गया है, आपको जीव जंतु दिखने लगे हैं। जो अब पशु-पक्षी जो आपको नहीं दिखते थे इतने नॉर्मली वो आपको दिखने लगे हैं अभी। तो ये सब क्या है? एक नेचर का अपने लिए टाइम है कि नेचर जब हम सब अपने घरों में बैठे हैं, हम प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, तो अब नेचर अपने आप को हील कर रही है। वो अपने आप को अपने रूप में ला रही है। अभी आप देखोगे कि घरों में भी छोटे-छोटे जीव-जंतु जो हमें नहीं दिखते थे, छोटे-छोटे मच्छर टाइप, तो वो भी हमें दिखने लगे क्योंकि एक पीरियड है कि हर एक चीज़ अपने आप ही जो है अब उनका पुनर्जन्म हो रहा है। तो प्रकृति जो है नदी का पानी साफ हो गया है, पॉल्यूशन कम हो गया है, दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन था, वहाँ पे भी कम हो गया है। तो कौन-सा राज्य है जहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कावेरी और अन्य नदियों के प्रदूषण में गिरावट आई, तो कहाँ आई ये नदियाँ? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या महाराष्ट्र? आंसर क्या होगा? आंसर आपका होगा सी कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कावेरी और उसकी सहायक नदियों के जल की गुणवत्ता में इतना अधिक सुधार आया है कि इस प्रकार की गुणवत्ता इन नदियों में दशकों पूर्व पाई जाती थी। लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक एवं धार्मिक गतिविधियों पर रोक से नदियों में प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिली है। जल की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करने वाले परिवर्तन को जल प्रदूषण कहते हैं। जल के साथ कोई भी जो है भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में अगर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो तो उसको हम क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं। अभी अगर आपको पता हो तो गंगा का पानी भी बहुत साफ हो गया है। मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड एमओएम खरीदने का निर्णय लिया गया है। किसने लिया है? कौन सा स्टेट ने? मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड बिहार, पंजाब, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? आंसर आपका जो रहेगा वो रहेगा आंध्र प्रदेश, एपी। आंध्र प्रदेश सरकार उठाकर सरकार योग्य मल्टीफिड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड खरीदने के लिए आगे आई है। इससे कोरोना वायरस के रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की किसी भी आपात जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस उपकरण को विशाखापट्टनम में नौसेना के कर्मियों ने विकसित किया है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं पहले क्वेश्चन में। तो शुरुआत में नौसेना ने आंध्र प्रदेश को कुछ निःशुल्क देने की पेशकश की थी। पहले फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, उसके बाद अब आंध्र प्रदेश खरीद रही है। नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम एनडीवी के कर्मियों ने इस नवोन्मेषी पोर्टेबल मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड का डिजाइन किया है। केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के अधिकार होंगे? तो केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं वो डोमिसाइल के हकदार होंगे। तो आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के अधिकार होंगे? 10 साल से जो रह रहे हैं, 7 साल से, 15 साल से या 12 साल से? आंसर आपका होगा सी 15 साल। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में एक अहम फैसले में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल लागू कर दिया है और अब प्रदेश में 15 साल से जो नागरिक रह रहे हैं उन्हें डोमिसाइल मिलेगा। डोमिसाइल के वो हकदार होंगे। जिन बच्चों ने 7 वर्ष तक प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई की है और 10वीं या 12वीं की परीक्षा दी है वे भी डोमिसाइल के अधिकार होंगे। तो क्या क्या कंडीशन है अगर आपसे पूछा जाए तो या तो आप 15 साल से नागरिक हो वहां के जम्मू कश्मीर के, या फिर बच्चों ने 7 साल तक पढ़ाई की है, 7 साल तक स्कूलों में वहां पे पढ़े हैं, या फिर आपने 10th या 12th के एग्जाम भी दिए हैं तो भी आप डोमिसाइल के अधिकारी होंगे। किस संस्था द्वारा जारी विश्व जल विकास रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन बुनियादी मानव आवश्यकताओं के लिए जल की उपलब्धता, गुणवत्ता और मात्रा को प्रभावित करेगा, जिससे जल का बुनियादी मानवाधिकार और अरबों लोगों के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता प्रभावित होगी? तो कौन सी संस्था है ये? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, आरबीआई या इनमें से कोई नहीं? तो ये है संयुक्त राष्ट्र।
संयुक्त राष्ट्र बी इसका आंसर है कि रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से प्रेरित हाइड्रोलॉजिकल परिवर्तन जल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन के लिए चुनौती को और आगे बढ़ा देगा, जो पहले से ही विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में गंभीर दबाव में है। खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, शहरी और ग्रामीण जनजीवन, ऊर्जा उत्पादन, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास और पारिस्थितिकी तंत्र सभी जल पर निर्भर हैं और इस दृष्टि से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति संवेदनशील है। इस प्रकार जल प्रबंधन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन अनुकूल्य और न्यूनीकरण सतत विकास लक्ष्य 2030 की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। ओडिशा दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो ओडिशा वाले बच्चों को ये बिल्कुल पता होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कब मनाया जाता है ये। 30 मार्च, 15 जनवरी, 1 अप्रैल या 10 मार्च। आंसर है आपका सी, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को मनाया जाता है ओडिशा दिवस। तो ओडिशा स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल सन 1936 को ओडिशा को स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था। ओडिशा को कब बनाया गया था स्वतंत्र प्रांत? 1936 में। स्वतंत्रता के बाद ओडिशा और इसके आसपास की रियासतों ने भारत सरकार को अपनी सत्ता सौंप दी। रियासतों गवर्नर के अधीन प्रांतों के विलय संबंधी आदेश 1949 के अंतर्गत जनवरी 1949 में ओडिशा की सभी रियासतों को ओडिशा राज्य में संपूर्ण विलय हो गया और ओडिशा के कलिंग, उत्कल और उद्र जैसे कई प्राचीन नाम हैं, परंतु यह प्रदेश मुख्यतः भगवान जगन्नाथ की भूमि के लिए प्रसिद्ध है। तो ओडिशा किस लिए प्रसिद्ध है? भगवान जगन्नाथ की भूमि के लिए। और कुछ और प्राचीन नाम अगर पूछे जाए ओडिशा के, तो कलिंग, उत्कल, उद्र, ये सब ओडिशा के ही नाम हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च, 1 अप्रैल, 15 जनवरी या फिर 10 अप्रैल। आंसर आपका होगा 1 अप्रैल। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। शुरू में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वह स्थान है जहां पर गवर्नर बैठता है और जहां नीतियां तैयार की जाती हैं। तो 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से रिजर्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। अगर आपसे पूछा जाए रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को। पहले जो है केंद्रालय बना कोलकाता, 1937 में बनाया गया मुंबई को और भारत सरकार के अधीन आया 1949 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक का अगर राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो वो 1949 में हुआ। सुकन्या समृद्धि खाता योजना, ये योजना आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपके लिए इस पर वीडियो लेकर आएंगे। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लिए ब्याज दर 8.4% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? 7.1%, 7.3%, 7.5 या फिर 7.6। तो ये कर दी गई है आपकी डी, 7.6% हो गई है 8.4 से। कोरोना के लॉकडाउन के बीच छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज में बड़ी कटौती हो गई है। तो आर्थिक सुस्ती के दौर में सरकार ने अप्रैल से जून तक तिमाही में सुकन्या वृद्धि योजना या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाते या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इस तरीके की कई अहम योजनाओं की ब्याज दर में कमी की है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय के अनुसार कोरोना वायरस संकट के कारण किस देश में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं? संयुक्त राष्ट्र ने एक तरीके से श्रम निकाय किया था, उसमें क्या था कि कोरोना वायरस संकट के कारण कितने देश के जो अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस जाएंगे। तो नेपाल, चीन, अमेरिका या भारत? डी आंसर है भारत। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस साल दुनिया भर में 19.5 करोड़ लोगों की पूर्णकालिक नौकरी छूट सकती है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी रिपोर्ट आईएलओ निगरानी दूसरा संस्करण कोविड 19 और वैश्विक कामकाज में कोरोना वायरस के संकट को दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे भयानक संकट बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड 19 संकट से पहले अनौपचारिक क्षेत्र के लाखों श्रमिकों प्रभावित हो चुके हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के ने कौन सा निकाला है, ये सेकंड है आईएलओ। आईएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है, हम अपने कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आईएलओ निगरानी दूसरा संस्करण कोविड 19 और वैश्विक कामकाज, और डब्ल्यूएचओ ने कोरोना के वायरस के संकट को दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे भयानक संकट बताया है। और इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि कितने लोगों की जॉब लगभग जा सकती है और कितने लोग जो है जॉब लेस हो सकते हैं और कितने लोग गरीबी में फंस सकते हैं। विश्व एथलेटिक्स ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन अवधि किस समय तक स्थगित कर दी है? तो कब तक स्थगित कर दी है विश्व एथलेटिक्स? दिसंबर 2020, जून 2020, अगस्त 2020 या फिर अक्टूबर 2020? आंसर है इसका दिसंबर 2020 तक। विश्व एथलेटिक्स ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन अवधि दिसंबर 2020 तक स्थगित कर दी है। तो विश्व एथलेटिक ने बयान में कहा कि दुनिया भर में हालात सामान्य होने पर क्वालिफिकेशन अवधि 1 दिसंबर 2020 से 2021 के बीच खुलेगी। कुल क्वालिफिकेशन अवधि 4 महीने लंबी होगी। जो खिलाड़ी पहले से क्वालिफाइड कर चुके हैं वे ओलंपिक में भाग ले सकेंगे। संयुक्त राष्ट्र की एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो आपको बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र ने जो सर्वे किया है एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण, इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 21 में भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? 3.8, 4.8, 2.8 या फिर 5.8%? आंसर आपका यहाँ पे रहेगा बी, 4.8%। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा वित्त वर्ष 2020 से 21 के दौरान भारत की वृद्धि दर घटकर 4.8% रहने का अनुमान है और वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए वृद्धि दर 5.1% रह सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बेहद प्रारंभिक पूर्वानुमान है और 10 मार्च तक उपलब्ध आंकड़ों और सूचनाओं पर आधारित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि कोविड 19 महामारी अभी भी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए एशिया और प्रशांत की अर्थव्यवस्थाओं पर इसका नकारात्मक असर बहुत अधिक होने की आशंका है। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? केंद्र सरकार ने क्या किया है कि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है उसके वर्तमान सदस्यों के कार्यकाल को बढ़ा दिया है। तो कितने साल तक बढ़ाया गया है? 4 साल, 3 साल, 2 साल या फिर 1 साल? आंसर आपका रहेगा सी, 2 साल तक इसको बढ़ा दिया गया है। सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशक मंडल स्तर के अधिकारियों के चयन में पारदर्शिता और पेशेवराना रुख बढ़ाने के उद्देश्य से यह निकाय बनाया गया है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी। इसके तहत इस बोर्ड के इस समय कार्यरत अंशकालीन चेयरमैन और सदस्यों की सेवा अवधि 11 अप्रैल से 2 साल के लिए बढ़ा दी गई है। यह अधिसूचना तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि इस बारे में कोई और आदेश न जारी किया जाए। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है? प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना या फिर ऑपरेशन ग्रीन्स मिशन? अगर आपको थोड़ा सा भी इन योजनाओं के बारे में पता है तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है आपके लिए। आपको वो योजना बतानी है जिसके तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। तो कौन सी स्कीम, कौन सी योजना है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो वो है आयुष्मान भारत योजना। अगर आपको इसमें से किसी भी योजना के बारे में नहीं पता है या कोई और योजना है जो आपको नहीं पता है, आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो सरकार द्वारा की गई यह घोषणा आयुष्मान भारत योजना के 50 करोड़ लाभार्थियों को निर्दिष्ट निजी अस्पतालों में मुफ्त परीक्षण और उपचार की सुविधा प्राप्त करने में मदद करेगी।
सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य प्रशिक्षण और उपचार सुविधाओं की आपूर्ति में वृद्धि करना और आईसीएमआर दिशा निर्देशों के अनुसार आयुष्मान योजना के माध्यम से आम लोगों को निजी क्षेत्र में पहुंच में वृद्धि करना और योजना के लाभार्थियों को मुफ्त प्रशिक्षण और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने का यह निर्णय कोविड-19 महामारी के प्रति भारत के प्रयासों को और मजबूत करने के लिए है। अगला क्वेश्चन, सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी प्रयासों को अपना समर्थन देने के लिए किस नाम से एक विशेष पहल का शुभारंभ किया है? तो सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने यह पहल की है कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी प्रयासों को अपना समर्थन देने के लिए। इस पहल का नाम क्या है? वरुणा, हिम्मत, करुणा, स्टॉप। आंसर क्या रहेगा आपका? सी, करुणा। तो इस पहल का शुभारंभ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस समेत केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारी संघ द्वारा किया गया है। करुणा एक प्रकार का विशेष सहयोगी मंच है जिसके तहत कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए सिविल सेवक, उद्योगपति, गैर सरकारी संगठनों के पेशेवर और आईटी पेशेवर एक साथ मिलकर काम करेंगे। इस पहल के माध्यम से कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार के 11 सशक्त समूहों के प्रयासों को सहायता देने के लिए जिला स्तर तक फैले अधिकारियों और विशेषज्ञों के नेटवर्क को प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था तकरीबन 1% कम हो सकती है? तो किस संस्था के मुताबिक? संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, एडीबी या डब्ल्यूएचओ यानी कि विश्व व्यापार संगठन। आंसर आएगा ए, संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था तकरीबन 1% तक कम हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने साथ ही यह चेतावनी भी दी है यदि बिना पर्याप्त राजकोषीय उपायों के आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध और अधिक बढ़ाया जाता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और अधिक प्रभावित हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार कोरोना वायरस महामारी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाधित कर रही है। बीते महीने के दौरान लगभग 100 देशों ने अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को बंद कर दिया है जिसके कारण लोगों का आवागमन और पर्यटन की गति भी पूरी तरीके से रुक गई है और इसी कारण वैश्विक वृद्धि में बाधा बन गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर किस पोर्टल में संशोधन किया है? तो कौन सा पोर्टल है जिसमें संशोधन किया गया है? ई धन, ई नाम, ई कृषि या फिर ई किसान? आंसर आपका है ई नाम। ई नाम व्यापारियों को किसी दूरस्थ स्थान से बोली लगाने तथा किसानों को मोबाइल आधारित भुगतान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। इससे व्यापारियों को मंडियों और बैंकों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह कृषि उपज बाजार समिति में कोविड-19 से सुरक्षा और सामाजिक दूरी को बनाए रखने में मदद करता है। संशोधन के पश्चात पोर्टल में जोड़ी गई विशेषताएं कोविड-19 से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी, जो इस संकट की घड़ी में किसानों को अपने खेत के पास से बेहतर कीमतों पर अपनी उपज बेचने में मदद प्रदान करेगी। मंडी अनाज, फल और सब्जियों की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किस देश ने मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के निर्यात को अनुमति दे दी है? तो ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या होता है, इस पर भी हमने वीडियो बनाई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो जाकर देख सकते हैं। तो ये मलेरिया रोधी दवा है। मलेरिया के उपचार के लिए इसको यूज किया जाता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। इसके निर्यात को किस देश ने अनुमति दे दी है? भारत, नेपाल, चीन या रूस? आंसर आएगा आपका भारत, ए। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के मरीजों के लिए कारगर मानी जा रही मलेरिया रोधक दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया। सरकार ने इस दवा पर लगे निर्यात से आंशिक तौर पर प्रतिबंध हटा दिया गया है और विदेश मंत्रालय के अनुसार सरकार ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासिटामोल दवाओं के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को आंशिक तौर से हटा दिया। मानवीय आधार पर यह फैसला लिया गया है कि ये दवाएं उन देशों को भेजी जाएंगी जिन्हें भारत से मदद की आस है। किस देश में तुत्सी समुदाय के खिलाफ नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? कौन सा देश है जहां पर तुत्सी समुदाय के खिलाफ नरसंहार होने पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? केन्या, रवांडा, सोमालिया या फिर जाम्बिया? आंसर आपका क्या रहेगा? आंसर आपका रहेगा बी, रवांडा।
रवांडा में तुत्सी के खिलाफ 1994 के नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया। रवांडा हर 7 अप्रैल में अपने वार्षिक 100 दिनों के शोक की शुरुआत करता है, जो तुत्सी अल्पसंख्यक के खिलाफ नरसंहार की याद दिलाता है। रवांडा नरसंहार तुत्सी और हुतू समुदाय के लोगों के बीच हुआ एक जातीय संघर्ष था। करीब 100 दिनों तक चले इस नरसंहार में 5 लाख से लेकर 10 लाख लोग मारे गए थे। तब यह संख्या पूरे देश की आबादी के करीब 20% के बराबर थी। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि जो हिमाचल दिवस है वो कब मनाया जाता है। 10 जनवरी, 15 फरवरी, 15 अप्रैल या फिर 18 मार्च। 15 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन किया गया था। तब से 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रदेश भर में जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है और भव्य तरीके से हिमाचल दिवस मनाया जाता है। लेकिन कोरोना संकट के चलते इस बार सीमित रूप से ही हिमाचल दिवस को मनाया गया। तो हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1948 में। हाल ही में किस राज्य ने आईसीएमआर से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली? कौन सा राज्य है जिसने ये मंजूरी ली पूल परीक्षण करने हेतु? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब। आंसर है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण को शुरू करने की मंजूरी ली। इसका उद्देश्य कोविड-19 के लिए परीक्षण प्रक्रिया को तेज करना और पूल परीक्षण एक राज्य की परीक्षण क्षमता को बढ़ाता है। यह विधि परीक्षण प्रक्रिया में तेजी लाएगी और परीक्षण की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य में पूल परीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो पूल टेस्टिंग कहां पर शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में। पहला राज्य बन गया है यूपी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की थी? 0.55, 0.45, 0.75 या फिर 0.25? आंसर रहेगा डी, 0.25%। तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% कर दिया और रेपो रेट को बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के अनुमान के बीच भारत की विकास दर अब भी पॉजिटिव रहने का अनुमान है और आईएमएफ के मुताबिक यह 1.9% होगी। आरबीआई ने नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक को 50,000 करोड़ की मदद देने की घोषणा किया है। गौरतलब है पिछले महीने आरबीआई ने रेपो रेट 75 बेसिक पॉइंट्स घटाकर 4.4 किया था और इसका 15 साल का निम्नतम स्तर है ये अब की बार जो आरबीआई ने रेट घटाई है। कोरोना वायरस के साए में हाल ही में किस देश ने हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रीय मून जे इन ने जीत हासिल कर ली? यह है दक्षिण कोरिया, बी इसका आंसर है। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अनुसार रिकॉर्ड 62.6% मतदान हुआ और वर्ष 2004 के आम चुनाव के बाद यह सबसे पहले ज्यादा मतदान था। कोरोना के खतरे के बीच दक्षिण कोरिया ने पहले से एहतियात बरतते हुए चुनाव करवाने का फैसला लिया था और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बड़े स्तर पर लोगों का टेस्ट करने के लिए दक्षिण कोरिया की अंतरराष्ट्रीय समुदाय से काफी प्रशंसा मिली है। देश में 10,564 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिसमें से 222 लोगों की मौत हो चुकी है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की जीडीपी वृद्धि पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? 1.2, 1.3, 2.9 या 1.9? तो आंसर आपका रहेगा डी, 1.9। आईएमएफ ने इस दौरान चीन की वृद्धि दर 1.2% रहने का अनुमान जताया है। आईएमएफ ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी और उसके कारण विश्व भर में आर्थिक गतिविधियां ठप होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था भीषण मंदी की ओर बढ़ रही है। यह साल 1930 में आई महामंदी के बाद सबसे बड़ी मंदी है। भारत में आर्थिक वृद्धि का यह स्तर रहता है तो यह साल 1991 में शुरू उदारीकरण के बाद सबसे कम वृद्धि होगी।
आईसीएमआर ने एक जर्नल में कहा कि उसने किस देश में चमगादड़ों की दो प्रजातियों टेरोपस और रूसेटस में कोरोना वायरसों का पता लगाया है। तो कौन से देश की प्रजातियां थी वो? नेपाल, जापान, भारत या पाकिस्तान? तो आंसर आपका रहेगा सी, भारत। भारत में भी चमगादड़ों की दो प्रजातियां टेरोपस और रूसेटस में कोरोना वायरस का पता लगाया गया। तो कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में मचे आतंक के बीच भारतीय अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि केरल, हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी और तमिलनाडु में मौजूद चमगादड़ों की दो प्रजातियों में अलग तरह के कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। इस अध्ययन के मुताबिक माना जाता है कि चमगादड़ों में प्राकृतिक रूप से कई वायरस होते हैं, जिनमें से कुछ में मनुष्यों को बीमार करने की आशंका होती है। भारत में टेरोपस प्रजाति के चमगादड़ों से पहले निपाह वायरस आया था। अगर आप लोगों को पता हो निपाह वायरस, तो निपाह वायरस भी आया था पहले, वो भी चमगादड़ों से ही आया था और वो टेरोपस प्रजाति से आया था। हाल ही में सामने आया संक्रमण कोविड-19 का भी संबंध चमगादड़ों से ही है। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर का यह अध्ययन इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित भी हुआ है। गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीजा किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है? तो कौन सी तारीख तक बढ़ाया गया है वीजा? वीजा बढ़ाया गया था 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया था, उसके बाद अब और भी बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला 21 दिन का लॉकडाउन कितने तारीख तक बढ़ाया? तो पहले 14 अप्रैल तक था, उसके बाद 21 दिन तक और बढ़ाया गया। कब तक बढ़ाया गया था? 3 मई तक। अब फिर से 2 हफ्ते तक बढ़ा दिया गया है। तो ये हम अप्रैल मंथ की कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये करंट अफेयर्स है। अंतरराष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? मानव उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च या 12 अप्रैल? तो ये मनाया जाता है आपका 12 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 में 12 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में घोषित किया था। तो ये कब मनाया गया था? 2011 में पहली बार मनाया गया था। 12 अप्रैल 1961 को पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान रूसी कॉस्मोनॉट यूरी गार्गिन ने भरी थी। इस ऐतिहासिक घटना ने सभी मानवता के लाभ के लिए अंतरिक्ष की खोज का रास्ता खोल दिया। बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का उद्देश्य बाहरी अंतरिक्ष के अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। हाल ही में मोटर स्पोर्ट्स के किस दिग्गज ब्रिटिश चालक का लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? कौन से मोटर स्पोर्ट थे जिनका अभी लंबी बीमारी के कारण निधन हुआ 90 वर्ष की आयु में? स्टर्लिंग मॉस, लुइस हैमिल्टन, एटर्न सेना या सेबेस्टियन वेटेल? तो आंसर है आपका ए, स्टर्लिंग मॉस। मोटरस्पोर्ट के दिग्गज ब्रिटिश चालक स्टर्लिंग मॉस का लंबी बीमारी के बाद 12 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। वह 90 वर्ष के थे। मॉस हालांकि अपने करियर में कभी फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन का खिताब नहीं जीत सके, लेकिन 4 बार उप विजेता और 3 बार तीसरे नंबर पर रहे। उन्होंने 14 साल के अपने करियर में अलग-अलग तरीके की 529 मोटर रेस में भाग लिया, जिसमें से 212 में उन्होंने जीत हासिल की थी और इनमें से 16 फॉर्मूला 1 रेस भी जीती थी। उन्होंने अपनी पहली फॉर्मूला 1 रेस 1955 में ब्रिटिश ग्रांड प्री के मर्सिडीज के ड्राइवर के रूप में जीती थी। वह यह ट्रॉफी जीतने वाले पहले ब्रिटिश ड्राइवर बने थे। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ही हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी थी? तो कौन सा राज्य था वो? बिहार, पंजाब, झारखंड या गुजरात? आंसर है झारखंड। झारखंड सरकार ने तमाम तरह के तंबाकू उत्पादकों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार के अनुसार पान मसाला, खैनी, जर्दा, गुटखा खाकर जहां तहां थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है। तो सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया था। किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है? तो कौन सी संस्था ने बताया है ये? संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन? आंसर आपका रहेगा संयुक्त राष्ट्र ए। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि भूखमरी महामारी बनने के कारण कगार पर पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया पर चौतरफा संकट मार कर रहा है। संक्रमण के कारण दुनिया भर में लोग बीमार पड़ रहे हैं और विश्व खाद्य कार्यक्रम का अनुमान है कि पेट भर भोजन नहीं पाने वालों की संख्या 2020 में बढ़कर 26.5 करोड़ हो सकती है। हालांकि 2019 में ये 13.5 करोड़ थी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा देगी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने क्या कहा कि कोरोना के टाइम पे जो भी पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको कितना बीमा मिलेगा? 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 12 लाख रुपए? आंसर आपका रहेगा सी, 10 लाख रुपए का बीमा। तो हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा प्रदान करने का निर्णय लिया है। हरियाणा में 23 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस से संक्रमण के 6 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 220 तक पहुंच गई है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। फिच रेटिंग्स ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020 से 21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये हो गया है 0.8%। तो कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन और वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण ऐसा किया गया। फिच रेटिंग्स ने कहा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान 0.8% तक रह जाएगी, जबकि बीते वर्ष के दौरान यह आंकड़ा 4.9% अनुमानित था। हालांकि 2021 से 22 में विकास दर 6.7% होने की उम्मीद है, वहीं 2020 के कैलेंडर के अंतिम तिमाही में यह ग्रोथ 1.4 तक पहुंच जाएगी। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया? तो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल, हिमाचल या पंजाब? आंसर आपका रहेगा अरुणाचल प्रदेश। तो अभी तक इस पुल का वजन 24 टन था, जिसे अपग्रेड करके 40 टन कर दिया गया है, जिससे भारी वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित हो सके। यह पुल आसपास के लगभग 451 गांवों में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। ऊपरी सुबनसिरी जिले में बुनियादी ढांचे के विकास में सहायक होगा और यह पुल सुबनसिरी नदी पर बने 2 पुलों में से एक है, जो अरुणाचल प्रदेश के दापोरिजो क्षेत्र को शेष राज्यों से जोड़ता है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया? तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने कौन सी बैठक में भाग लिया? न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक या फिर सिटी बैंक? आंसर आपका रहेगा ए, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस बैठक में भारतीय वित्त मंत्री ने एक विश्वसनीय वैश्विक वित्तीय संस्थान के रूप में न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स के सदस्यों ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 2014 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिक्स एवं अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं तथा विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे एवं सतत विकास परियोजनाओं के लिए व्यापक संस्थान जुटाना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पहली वार्षिक बैठक 2016 में चीन के संघाई शहर में आयोजित की गई थी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी ने कितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा? तो कितनों को चुना है? 4, 5, 8 या 3? आंसर है आपका 3। 3 कंपनियों में कौन कौन सी कंपनी है? कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो डीबीटी ने कोविड-19 के टीकों को विकसित करने के लिए केंद्रीय समन्वय एजेंसी नामित की है। इसके अलावा से जांच और इलाज के तरीके निकालने के 13 अन्य प्रस्ताव भी शामिल हैं। हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई? तो कौन सा स्टेट है वो? बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु? आंसर आपका रहेगा बी, आंध्र प्रदेश। याचिका में कहा गया है कि गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र जहां आदिवासी आबादी निवास कर रही है, पोलावरम सिंचाई परियोजना वाले क्षेत्र के समीप है। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ तक विस्तारित है। गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है और इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। हाल ही में भारत की किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटर कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया? तो कौन सी है वो भारत की कंपनी? टीवीएस, यामा, बजाज या होंडा? आंसर आपका टीवीएस।
तो देश की बड़ी दो व्हीलर कंपनी टीवीएस मोटर ने ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी को 153 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। नॉर्टन दुनिया भर में जाना जाने वाला एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांड है। नॉर्टन मोटरसाइकिल ब्रिटेन का एक बड़ी और फेमस बाइक बनाने वाली कंपनी है, लेकिन हाल के दिनों में कंपनी परेशानी के दौर से गुजर रही थी और नॉर्टन मोटरसाइकिल्स कंपनी की स्थापना जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन ने बिर्मिंघम में 1898 में की थी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की विकास दर निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत होगी? तो ये होगी आपकी 1.8%। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए भारत के विकास अनुमान का अपना पूर्वानुमान जारी किया है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 3.5% के पिछले अनुमान से 1.8% तक घटा दिया। एजेंसी ने यह भी चिंता व्यक्त की कि कोरोना वायरस प्रकोप का चरम बिंदु अभी नहीं है और यह कई अन्य देशों की तुलना में थोड़ी देर बाद होने की उम्मीद है। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति का विकसित किया? तो प्रकृति जो वेब डैशबोर्ड है वो किसने स्टार्ट की है? आईआईटी दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर या रुड़की? आंसर आपका रहेगा आईआईटी दिल्ली। प्रकृति की स्पेलिंग ये है PRACRITI। तो प्रकृति का पूर्ण रूप अगर इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो ये है प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशंस इन इंडिया। यह एक वेब आधारित डैशबोर्ड है और भारत में 3 सप्ताह की अवधि तक कोविड-19 मामलों की राज्य एवं जिलेवार विस्तृत भविष्यवाणियां प्रदान करता है। प्रशासनिक हस्तक्षेप, वायरस संक्रमण का संकट, मौसम के पैटर्न में बदलाव के कारण विभिन्न प्रभाव को समायोजित करने के लिए डेटा को साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाता है। यह विभिन्न लॉकडाउन परिदृश्यों जैसे कि जिले की सीमा को बंद करने, एक जिले के भीतर लॉकडाउन के विभिन्न स्तरों को लागू करने के प्रभावों को भी उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी ने ले और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिकल बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिकल कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किया है? तो कौन सा राज्य है वो है नई दिल्ली। इस परियोजना के हिस्से के रूप में हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और इसके भंडारण एवं वितरण की सुविधाएं भी विकसित हो जाएंगी। हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहनों की खरीद से संबंधित यह परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना होगी और इसमें हरित ऊर्जा से लेकर ईंधन सेल वाहन तक का संपूर्ण समाधान विकसित किया जाएगा। हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को लॉन्च करने का उद्देश्य परिवहन के क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करना भी होगा। किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया? तो ये सब आपको पता ही होगा। कौन सा स्टेट है? बिहार, पंजाब, हरियाणा या केरल? ये हरियाणा है जिसने 1 साल के लिए कार और जीप पर बैन कर दिया है। हरियाणा कैबिनेट ने लॉकडाउन के बीच बसों, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहनों जैसे कि आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को छोड़कर कार, जीप समेत सभी नए वाहनों की खरीद पर मौजूदा वित्त वर्ष में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। राज्य सरकार ने बताया कि अगर नई कार या जीप की सख्त जरूरत पड़ती है तो वाहनों की आउटसोर्सिंग या हायरिंग की जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने बताया कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने को मंजूरी दे दी है? नेपाल, भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश? भारत। तो इस लोन का इस्तेमाल संक्रमण पर काबू पाने, इसे फैलने से रोकने के साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लोगों को सामाजिक सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख का मुआवजा देने का घोषणा की है? तो कितने लाख है? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख या 50 लाख? आंसर आपका रहेगा सी, 50 लाख। तो केंद्र सरकार ने कहा कि कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर मुआवजे की यह घोषणा 30 सितंबर 2020 तक के लिए है। उसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। जहाजरानी मंत्रालय ने इस संबंध में एक वक्तव्य जारी किया और बताया कि बंदरगाह द्वारा सीधे अनुबंध पर रखे गए और अन्य ठेका कर्मचारी सहित सभी बंदरगाह कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी।
सभी प्रमुख बंदरगाह कोरोना वायरस संक्रमण से किसी कर्मचारी की मौत होने की स्थिति में उनके कानूनी वारिस को मुआवजा अथवा अनुग्रह राशि उपलब्ध कराएंगे। कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। यह अभ्यास विश्व भर की सेनाओं को एक साथ सहभागिता करने का एक अवसर प्रदान करता है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने पिच ब्लैक 2018 में पहली बार भाग लिया था। अभ्यास पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है। इसकी शुरुआत वर्ष 1981 में हुई थी। हाल के वर्षों में भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा एवं रणनीतिक जुड़ाव, विशेष रूप से नौसैनिक सहयोग, अधिक मजबूत हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया? तो कौन है वो है मनीषा सिंह डी। तो मनीषा सिंह वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिक हैं। मनीषा भी विदेश विभाग में सहायक मंत्री हैं। वह आर्थिक और व्यापारिक मामले देखती हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में। अगर आपसे पूछा जाए ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। इसमें कितने देश शामिल हैं? इसमें 36 देश शामिल हैं। ओईसीडी आर्थिक प्रगति एवं विश्व व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। और मनीषा सिंह ने वाशिंगटन के अमेरिकन विश्वविद्यालय से अंतरराष्ट्रीय विधि से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री भी ली है। बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया? तो कौन है वो है पश्चिमी बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी। बिहार, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया। ये कुशल राजनेता भी थे, विधिवेत्ता, शिक्षाविद और प्रशासक भी थे। इनका जन्म जो है इनका बिहार के राज्यपाल की अगर बात की जाए तो ये 29 जून 2009 से 21 मार्च 2013 तक रहे। फिर 25 मार्च 2013 से 29 जून 2013 तक ये त्रिपुरा के राज्यपाल रहे और दिसंबर 2009 से जनवरी 2010 तक ये बंगाल के में भी राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभालते थे। कुंवर 1955 में छात्र नेता के तौर पर कांग्रेस में शामिल हुए थे और उन्होंने असम सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी भी निभाई। किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर यानी कि ओटीसी दवाई खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च की? आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश या असम? ये लॉन्च की है आंध्र प्रदेश ने। अगर आपको कोई भी खांसी, जुकाम या बुखार है तो ओवर द काउंटर यानी कि ओटीसी से आप अगर दवाई खरीदते हैं तो मोबाइल ऐप कोविड फार्मा के जरिए आपको ट्रैक किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में कोविड फार्मा नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च की। इस ऐप की मदद से राज्य में दवा के दुकानों से खांसी, सर्दी, जुकाम और बुखार की दवा खरीदने वालों पर नजर रखी जाएगी। इस ऐप के जरिए दुकानदार दवा खरीदने वाले से फोन नंबर आदि सहित अन्य जानकारी लेगा और सरकार को इसकी सूचना देगा। आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार मौजूदा परिस्थितियों में इससे उन लोगों का पता लगाने आसानी होगी जिसे कोविड-19 के लक्षण हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में था दोस्तों इतना ही। इस तरीके की हम आपके लिए और भी सीरीज लाएंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई और टॉपिक आप चाहते हैं हम कवर करें, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं। वीडियो को जितना हो सके अपनी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट यानी कि व्हाट्सएप, फेसबुक पे शेयर करें। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में है इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।